मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का आपके चहेते यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो जो होगा सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह 2016 सेकंड ग्रेड जीके का फर्स्ट पारी का जो पेपर हुआ था ग्रुप ए में, वो 1 मई 2017 को हुआ था और इसकी जो फाइनल आंसर की है उसके अनुसार हम प्रामाणिक जो है, अभी ये वीडियो हम 2022 में बना रहे हैं तो इसके उत्तर कुछ जैसे करंट के क्वेश्चन से वो बदल गए हैं ताकि बाकी और जो मैटर है वो समान रूप से उपयोगी रहेगा। तो हमें वर्तमान में इस विषय को पढ़ने के लिए जो करंट के 10 क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं, वो इसमें लगभग सारे के सारे क्वेश्चन वो खेल वाले पोर्शन से पूछे गए हैं। तो सेकंड ग्रेड का ये एक पैटर्न भी रहा है कि आरपीएससी जब भी सेकंड ग्रेड का जीके का पेपर लेता है तो करंट के क्वेश्चनों में ज़्यादातर खेल के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तकरीबन 6 से 7 क्वेश्चन जो है खेल जो राजस्थान का है उससे लिए गए हैं। तो हम आगे आज के इस क्वेश्चंस की या शुरुआत करते हैं यहाँ से। दोस्तों, सेकंड ग्रेड का पहला जो जीके का पेपर है उसका आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणियों में स्थित हैं? निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणियों में स्थित हैं? मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, रोजा भाकर पहाड़ियाँ, इसराना भाकर पहाड़ियाँ और गिरवा पहाड़ियाँ। दोस्तों, मध्य अरावली यानी अजमेर के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो हैं इसमें आएंगी। इसके बाद में है अगला, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक, तारा, बरखान और घोराउड। दोस्तों, ये तीनों हैं शुरू वाले, बाकी जो चौथे नंबर का है घोराउड यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग, गमारगम उद्योग, इंजीनियर उद्योग और हैंडीक्राफ्ट उद्योग। दोस्तों, इसका उत्तर होगा 1, रंगाई छपाई उद्योग। बोराट के पठार जिसके मध्य स्थित है वह है अचलगढ़, तारागढ़, गोगुंदा, बैराट, कुंभलगढ़, गोगुंदा, जरगा और अचलगढ़। दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा 3, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में। अगला है, राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है काल बैसाखी। दोस्तों, ये काल बैसाखी जो होती है वेस्ट बंगाल में होगी, यानी ये नहीं होगा। आम्र वर्षा ये कर्नाटक की तरफ होती है। मावट जो है ये इसका सही आंसर होगा, जबकि नॉर्वेस्टर जो होती है वो ओडिशा यानी कि पूर्वी भारत में होती है। तो मावट राजस्थान में क्या कहलाती है? सर्दी की वर्षा कहलाती है। इसके बाद में अगला है, निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? दोस्तों, ये भौतिक प्रदेश का जो टॉपिक है, सामान्य भूगोल वहाँ से लिया गया है। जालोर बिल्कुल करता है, डूंगरपुर भी करता है, बाड़मेर भी करता है, प्रतापगढ़ जो है वो इसके नहीं छूता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? सही प्रतापगढ़ हो जाएगा। इसके बाद में अगला है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान का पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? दोस्तों, वैसे तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर जो है वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए था, लेकिन आरपीएससी ने इसका जो सही आंसर माना है वो क्या माना है? वो इसका आंसर माना है कितना? 40 सेंटीमीटर वर्षा। कितना माना है भाई? 40 सेंटीमीटर इसका उत्तर माना है। इसके बाद में अगला है, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है। दोस्तों, वैसे हम लगभग पढ़ते हैं कि राजस्थान में 61-62% जो है मरुस्थल का आता है, लेकिन यहाँ पे इसरो ने 2007 में जब इसका सैटेलाइट सर्वे किया था तो इसका लगभग 67% जो है वो इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद में अगला है, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? दोस्तों, हमारा जो कोटा, बूंदी, बारा यानी जो ये वाला एरिया है पूर्वी राजस्थान, उसमें कोटा इसमें आएगा उत्तर आपका 1 नंबर का। कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर जो है इसके सही उत्तर, यानी 9 का 1 हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है? तो ध्यान रहे दोस्तों, इसमें सीधा आपको उत्तर बता देता हूँ, इसमें से कौन सा सही युग्म नहीं है। तो इसका सीधा उत्तर होगा बनास सागी। बनास सागी इसका सही उत्तर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इसके बाद में, निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी रूढ़ित सरिता कहलाती है? दोस्तों, रुंडित सरिता नदी कौन सी कहलाती है? ध्यान रहे दोस्तों, अभी ये क्वेश्चन जो है उस समय तो बिल्कुल नया था, लेकिन अभी तो बहुत सारी एग्जामों में ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। दोस्तों, बाणगंगा नदी को अभी रुंडित सरिता कहा जाता है क्योंकि भरतपुर के पास जाकर जो है आजकल क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, इसलिए। इसके बाद में है, चंबल नदी की एकमात्र नित्यवाही नदी है।
चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में काम में लिया जाता है? जी नहीं, इसका उपयोग बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप में काम में, जल भी, सिंचाई भी, कृषि भी। तो इसका एक तो सही है और दूसरा गलत है। तो ऐसा हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 ए सही है और आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? दोस्तों इसका मैं सीधा आपको उत्तर बता देता हूं। फलोदी और पोखरण का जो एरिया है वो बालू का स्तूपों से मुक्त है, बाकी इन सब में जो है बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? दोस्तों अजमेर और नागौर के बीच में बांका पट्टी फैली हुई, जिसे कोबड़ पट्टी भी कहा जाता है, जहां फ्लोराइड के जल की जो मात्रा है वो ज़्यादा है जमीन के भीतर। तो इसका सीधा उत्तर होगा क्या? नागौर। अगला है इसके बाद में, आहड़ के विषय में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा असत्य है? तो दोस्तों इसमें मैं आपको सीधा उत्तर बता देता हूँ, मिट्टी यानी ऑप्शन नंबर 3, मिट्टी अथवा कच्ची मिट्टी से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, यानी कि ऑप्शन इसका 3 सही होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके, विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दोस्तों इसका सीधा उत्तर बता देता हूँ, दयाराम साहनी यानी ऑप्शन 1। निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है? मार्को पोलो, सुलेमान, अलबरूनी, अबुल रज्जाक। दोस्तों इसका सीधा उत्तर बता देता हूँ, सुलेमान। ठीक है, अरबी यात्री था एक। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में जो है स्टेटमेंट है, उसमें से हमें सही और गलत को, यानी एक इसमें गलत होगा। ऑप्शन इसमें 2 जो है, आप इसको मैं थोड़ा और वो कर देता हूँ, इसमें से ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत है, यानी कि 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही होगा। और इसका गलत जो है वो क्या है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी इसके 3 जो है वो क्या है, राइट है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 हो जाएगा। इसके बाद में अगला है भाई, अगला क्वेश्चन है, रणथंबोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उलुग खां के। इसके बाद में अगला है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? दोस्तों इसका है खजाइन उल फतू है, यानी 20 का ए सही हो जाएगा। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा झाला अज्जा। इसका उत्तर हो जाएगा झाला अज्जा। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? दोस्तों इसका उत्तर जो है आरपीएससी ने थोड़ा सा डिफरेंट माना, लेकिन आरपीएससी ने जो माना है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कृष्णदास जो है इसको सही नहीं माना, यानी कि रावत कृष्णदास को उसको हटा देना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही माना है। अब ये आरपीएससी ने कैसे माना है वो जाने। पहला, दूसरा और तीसरा इसका जो है गलत हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा कौन सा, सॉरी 1 मिनट वापस देखते हैं भाई, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ मैं। राम सिंह तंवर, दोस्तों इसका अशोक परमार जो है, ठीक है, अशोक परमार इसका नहीं होगा भाई, यानी ऑप्शन 4 इसका सही होगा। अशोक परमार को निकाल देना है, फिर तो सही बैठ रहा है। 1, 3, 1, 2, 3, यानी ऑप्शन 4 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला है इसके बाद में, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? दोस्तों इसका सीधा उत्तर बता देता हूं मैं आपको, महाराणा राज सिंह जो थे उन्होंने विजय कटकातु की, यानी ऑप्शन नंबर 4। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4, कोटा प्रजामंडल से। संत सभा की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता, गोविंद गिरी। दोस्तों इसका उत्तर होगा गोविंद गिरी, यानी ऑप्शन 4, 25 का 4। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा यानी महाराष्ट्र से प्रकाशित किया था? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3, राजस्थान केसरी। निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे? दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे श्री भोगीलाल पांड्या, ऑप्शन 3। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर के राज्य की जनता इस बात के राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? दोस्तों इसका सीधा उत्तर बता देता हूं, ऑप्शन 2, यानी 3 जो है इसमें अध्यक्ष सहित सदस्य थे।
29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ लोक देवता है, एक तरफ मुख्य स्थल है, गोगाजी, गोगामेड़ी, मल्लीनाथ, पीछियाक। दोस्तों यही इसका जो है सुमेलित नहीं है। मल्लीनाथ जो है पीछियाक वाला, बाकी गोगाजी सुमेलित है, पाबूजी सुमेलित है, तेजाजी सुमेलित है, ये सभी सुमेलित हैं। इसके बाद में अगला है संत मावजी का संबंध। दोस्तों सीधा सा उत्तर है डूंगरपुर से, संत मावजी चोपड़ा जिसके लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन, अगला क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से कौन विष्णु संप्रदाय का संस्थापक था? हरबूजी, पाबूजी, जाम्बोजी और गोगाजी। दोस्तों इसका उत्तर होगा जाम्बोजी जो थे इस संप्रदाय के संस्थापक थे। इसके बाद में अगला है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षत माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? दोस्तों 32 का उत्तर होगा 2, गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत सूची में घोषित नहीं किया गया? यूनेस्को ने 6 दुर्गों को किया था, उसमें से एक दुर्ग आपको छांटना है जो नहीं है। जैसलमेर भी है, आमेर भी है, मांडलगढ़ और गागरोन। तो दोस्तों इसमें मांडलगढ़ जो है वो नहीं होगा, यानी ऑप्शन 3 इसका सही होगा। गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? आमेर, जयपुर शैली से। दोस्तों इसका पहला ही उत्तर जो है सही हो जाएगा। ये सभी जो है चित्रकार हैं और ये जयपुर के आमेर शैली से क्या है, संबंधित हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? दोस्तों ये माघ पूर्णिमा को लगता है। अभी एक और प्रश्न आया था डूंगरपुर चोपड़ा, उसका क्या नाम है, इसी संबंधित था, मावजी वाला। जयपुर में अगला क्वेश्चन है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? दोस्तों ये तीज की सवारी जो है श्रावण माह में निकाली जाती है। जयपुर में कब निकाली जाती है? श्रावण माह में तीज की सवारी निकाली जाती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लांगुरिया नृत्य। दोस्तों लांगुरिया नृत्य करौली का है और करौली में केला देवी मैया के, यानी 37 का 2 हो जाएगा। अगला है, निम्न में से राजपूत शासक द्वारा नेहतरंग रचित है? दोस्तों ये राव बुद्ध सिंह जो है, नेहतरंग जो रचना है शायद ये बूंदी से थे संबंधित, है बुद्ध सिंह, राव बुद्ध सिंह द्वारा ये रचित है। दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? दोस्तों ये गौरी नृत्य जो है ये बड़ा प्रसिद्ध है यहाँ का, दक्षिण राजस्थान का। ऑप्शन 3, राजस्थान मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया। दोस्तों इसका सीधा उत्तर बता देता हूँ, ये 99 में आया था। अब 99 में आपके सामने तारीख है 18 जनवरी, ये वाला 18 जनवरी 99 में। इसके बाद में अगला है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष होता है। दोस्तों इसका मैं सीधा उत्तर बता देता हूँ, मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है और राज्यपाल इसकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसमें से सही और गलत सेंटेंस को छांटना है आपको, यानी इसमें सही तथ्य को छांटना है। पहला है, वह राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। गलत बात, ये तो गलत, यानी ऑप्शन ए तो गलत है। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। ये बिल्कुल सही है। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई सब विवेकीय शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं, यानी कि ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है और पहला भी क्या है, गलत है। तो इसमें से केवल एक स्टेटमेंट सही है और वो एक स्टेटमेंट सही कौन सा है, सी नंबर का, यानी कि ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला है, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष थे। दोस्तों ये ओल्ड जो है जीके से, यानी कि बहुत पुराना क्वेश्चन कह सकते हो आप यो। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहन मुखर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मुख्य सचिव से संबंधित है ना। इसके बाद में अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों ये सचिवालय से लिया गया प्रश्न, यानी कि हमारे प्रशासनिक से, हमारे सिलेबस में ये अभी भी है। हम 2022 में इसको पढ़ रहे हैं तो अभी भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे सिलेबस में है। हमें इस प्रश्न का क्या करना है, मिलान करना है। शासन सचिव का काम होता है नीति निर्माण करना। परियोजना अधिकारी का काम होता है कार्यक्रम क्रियान्वयन का होता है। अनुभाग अधिकारी का होता है संपूर्ण पर्यवेक्षण का होता है। जो लिपिक होते हैं, सहायक होते हैं, उनका काम क्या होता है, बजट के, ये क्या नाम है, नंबर 5 नैतिक के लिपिकीय कार्य, यानी कि ये इसके सही हो जाएंगे, 1 का 2 और 2 का 1, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये वाला ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान के प्रमुख
जाने जाते थे। तो दोस्तों इस समय राजस्थान के राज प्रमुख जो होते थे वो राज प्रमुख कहलाते थे, यानी राज्यपाल जो था वो राज प्रमुख थे। सवाई मानसिंह द्वितीय के बारे में आपने पढ़ा हो। राज्य के प्रमुख सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों हमारा जो मुख्य सचिव होता है उसे क्यों कहा जाता है, तो उसके पीछे का रीजन जो मैं आपको बता दूं आपको क्या है उसका रीजन। वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से सचिव को आवंटित नहीं किए जाते। तो ये ऑप्शन जो है इसका एक जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों एक तरफ मुख्यमंत्री है और एक तरफ उनका कार्यकाल है। मैंने क्लास में बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ा रखा है मुख्यमंत्री वाले चैप्टर को। बरकतुल्ला खान साहब का कार्यकाल 1980 से एक ऊपर रह गया है, एक मिनट भाई। पहला है जगन्नाथ पाड़िया। जगन्नाथ पाड़िया का कार्यकाल है 1980 से 1981। उस समय जगन्नाथ पाड़िया ऑप्शन नंबर 3। बरकतुल्ला 1971 से 1973। भैरव सिंह शेखावत 1977 से 1980। मोहनलाल सुगाड़िया 1954 से 1957। और भी लंबे समय तक रहे थे लेकिन इसमें यहाँ तक दिया हुआ है कार्यकाल। तो ये हो जाएगा 1 3 1 2 3 1 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख होते हैं। दोस्तों हमारे संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं जैसे सेंटर में राष्ट्रपति, उसी तरह राज्य में कौन होता है, तो राज्य का होता है विधिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है भाई। राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है कैबिनेट सचिव के रूप में, मुख्यमंत्री सलाहकार के रूप में, सचिवों के मुखिया के रूप में, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, राज्य के प्रधान के रूप में। दोस्तों इसमें से सही उत्तरों को छांटना है, यानी कि इसमें से एक गलत है। मैं आपको सीधा इसका एक बता देता हूँ इसका गलत कौन सा है। तो इसका ई जो है वो गलत आंसर माना जाएगा, यानी ए बी सी डी इसके सही उत्तर हैं, बाकी ई इसका जो है वो गलत हो जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 जो है ए बी सी डी क्या है इसके सही उत्तर हैं। इसके बाद में अगला है नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों ये आपके टॉपिक हटा दिया है वैसे तो, लेकिन हम इसको देख लेते हैं। यह भारत के प्रथम नाभिकीय परमाणु परीक्षण 1974 की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। यह नाभिकीय प्रसार की रोकथाम के लिए उस सामग्री साजो सामान व तकनीकी निर्यात एवं नियंत्रण करता है जिसका नाभिकीय हथियारों के निर्माण में उपयोग होता है, यानी ऑप्शन इसके 1 और 2 सही हैं। वर्तमान में इसके 30 सदस्य हैं। जून 2016 में इसका जो ये 2 इसके गलत हो जाएंगे, यानी कि ये हटा तो दिया है लेकिन एक बार आप इस टॉपिक को और देख लें। भारत शासन अधिनियम ये आपके सिलेबस में है। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों ये ऑप्शन ए तो ऐसे गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 121 धाराएं थी, तो ये तो इसमें गलत हो जाएगा। इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना व्यवस्था जिसमें प्रांत और देशी रियासतों की इकाई के रूप में सम्मिलित करना था, ये बिल्कुल सही है। अधिनियम ने केंद्र व इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों में किया था। दोस्तों ये गलत हो गया। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी, तो इसमें एक बी और डी सही हो जाएगा। तो बी और डी कहाँ पे वो देख लेते हैं हम। बी और डी इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। संविधान के अगला क्वेश्चन है 52 संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति निर्देशक तत्वों का भाग, ये आपके सिलेबस में है और यहाँ से बार बार प्रश्न पूछता है। तो आपके जितने नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 के वो सभी आपको पढ़ लेने हैं। तो ऑप्शन इसका बड़ा माइनर ऑप्शन छाटना है। 48 ओनली अनुच्छेद 48 में इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2। इसके बाद में अगला है भारत की विदेश नीति में पहले पड़ोस की नीति किसने प्रारंभ की थी। अभी जब मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने उस समय 2014-15 में ये योजना क्या की थी, शुरू की थी। तो इससे हमारे प्रधानमंत्री वाला जो चैप्टर है हमने बहुत बारीकी से पढ़ा है और इसके ऊपर हम जो विस्तृत चर्चा भी करेंगे। जैसे हम एक बार ये वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वीडियोज हैं, लगभग 50 से 60 वीडियो बनेंगे महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर, उनको हम एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन है संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित मद है, यानी विषय कितने हैं, तो 29 विषय हैं भाई इसमें। और 12वीं अनुसूची पूछता है तो वहाँ 18 विषय हैं। निम्न में से किस योजना का लक्ष्य लंबित राजस्व अदालती मामलों का निपटारा है। राज्य सरकार आपके द्वार, सरकार आपके द्वार, प्रशासन आपके द्वार, न्याय आपके द्वार, पुलिस आपके द्वार। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
3 न्याय आपके द्वार। और अभी फर्स्ट ग्रेड में भी एक ऐसा ही प्रश्न आया था कि राजस्थान सरकार ने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अभी कौन सा मोबाइल ऐप या कौन सी योजना चलाई है। तो अभी इसका उत्तर फर्स्ट ग्रेड में आया था न्यायरो साथी करके कुछ उत्तर था उसका, तो वो भी करंट का है, वो देख लेना ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड में आ गया तो सीधी सी बात है, सेकंड ग्रेड में आना तो उसका लाजमी है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में कृष्णा सर्किट के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की परियोजना को पारित किया है। निम्न में से कौन सी उस परियोजना का हिस्सा नहीं है? उस परियोजना का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रहे, ये ऑप्शन जो है अगर इसको देखें तो बीकानेर इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन ध्यान रहे जयपुर में रत्न बिहारी जी का मंदिर इसमें शामिल, अगर ऑप्शन जयपुर होता इस बीकानेर की जगह तो ये सही हो जाता। और मैंने क्लास में आपको ये कृष्णा सर्किट जब पढ़ाया था तो मैंने आपको समझाया था इसमें कि इस तरफ से कृष्णा सर्किट बना हुआ है, राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण जो कृष्ण भगवान के मंदिर है उनको जोड़ने का। तो राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण सर्किट है जैसे बुद्धा सर्किट, कृष्णा सर्किट, मरु सर्किट, ये बहुत सारे सर्किट है, तो ये आपको देख लेना, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद में है 57वें नंबर का क्वेश्चन, 21 अगस्त 2016 को जयपुर में आयोजित ब्रिक्स महिला सांसद सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो 2016 में इसका किया था सुमित्रा महाजन। 1 में राजस्थान से राज्यसभा के पूर्व सांसद वीपी सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? दोस्तों इसका सीधा उत्तर बता देता हूं, पंजाब, ऑप्शन 4। 18 जून 2016 को प्रथम बार महिला लड़ाकू विमान पायलटों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, इनमें से राजस्थान में कौन है? दोस्तों इसका सीधा उत्तर बता देता हूं मैं, मोहन सिंह इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला है 60, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य में संसदीय सचिव नहीं है? दोस्तों ये उस समय का क्वेश्चन 2016 का, सुरेश रावत थे उस समय, विश्वनाथ मेघवाल थे, लादूराम बिश्नोई थे, डॉक्टर अनंत कुमार नहीं थे, यानी कि ये 2016 का है। तो अभी आपको 2021-22 के जो भी डेटाज हैं वो देख लेने हैं। राजस्थान राज्य के 3000 मीटर स्टीपल चेंज ओलंपियन एवं राष्ट्रीय कीर्तिमान एथलेटिक का नाम बताइए। दोस्तों इसका जो एथलेटिक का नाम पूछा है तो ये करंट का क्वेश्चन था उस समय खेल डिपार्टमेंट से, श्री गोपाल लाल सैनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोपाल लाल सैनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में है अगला, राजस्थान राज्य के किस अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज को 2016 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों कर्नल राज्यवर्धन सिंह भी इसी डिपार्टमेंट से निशानेबाज से हैं, लेकिन इसका उत्तर जो है वो अपूर्वी चंदेला होगा, ऑप्शन 4, 62 का ऑप्शन 4। अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु राजस्थान राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी जो खेल प्रशिक्षक होते हैं, कोच जो होते हैं उनको दिया जाता है, कौन सा? गुरु वशिष्ठ अवार्ड, ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। 2016 में राजस्थान राज्य के द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त मुक्केबाज प्रशिक्षक का नाम है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, सागरमल दाहिल। देखो खेलों से कितने प्रश्न आ रहे हैं। अब आ गया आपके कृषि से। कृषि उत्पादन 2014-15 के अनुसार के दौरान राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ 196.22 लाख टन आरपीसी ने तो ये माना है, लेकिन अभी वर्तमान में इसका 2019-20 का जो डेटा आया हुआ है, 21-22 में हम जब पढ़ रहे हैं तो इसका ये आप देख के जाना, करंट का क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये। 19वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में भैंसों की संख्या में वर्ष 2007 से 2012 के मध्य कमी हुई है। दोस्तों अभी आंकड़े आ गए हैं कौन सी जनगणना के? 20वीं पशु जनगणना के, जो 2017 में आनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों के कारण 19-20 में इसके आंकड़े जारी हुए हैं। तो इसका तो अभी तो उत्तर इसका 18.26 है, लेकिन हमें 20वीं पशु गणना, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में भी यहाँ से एक सीधा प्रश्न पूछा था अभी, और वो प्रश्न ऐसा था कि राजस्थान में कुल पशु संपदा कितनी है। एक प्रश्न तो यह आया था, और एक ये आया था कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक भेड़ें हैं। तो हमें ये पशु गणना वाला जो टॉपिक है बड़े वापस तैयारी के साथ वापस इसको पढ़ लेना है, क्योंकि आरपीएससी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है ये। अगला है प्रश्न नंबर 67, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। दोस्तों ये ऑपरेशन फ्लड का मतलब हो गया दुग्ध क्रांति से, तो इसको श्वेत क्रांति भी कहते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन है इसके जो है जनक हैं। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, दोस्तों केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है जोधपुर में, और क्या नाम है, अविका नगर टोंक भी ऊन के भेड़ों के उसके लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्य उद्यानिकी फसलों की प्रीमियम दर है। दोस्तों इसमें 3 प्रकार की कैटेगरी बनी हुई है, मैं आपको तीनों बता देता हूँ। एक रबी की फसल है, एक खरीफ की फसल है, खरीफ,
और एक फसल है आपकी जो सब्जी वाली है जायद या सॉरी बागवानी की फसल। तो ये बागवानी और रबी खरीफ, तो इसमें खरीफ की फसल पर 2% है, रबी सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 1 मिनट, रबी की फसल पर जो है वो 1.5% है, खरीफ की फसल पर 2% है, और जो बागवानी है उस पर कितना है 5% है। तो आपके यहाँ कितना पूछा है, किसके बारे में पूछा है हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ आपके पूछा है उद्यानिकी यानी कि बागवानी फसलों पर, तो इस पर कितना हो जाएगा 5%, यानी ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। अब आगे आपके साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड ग्रेड में 20% साइकोलॉजी के आए हैं और ये फिक्स होते हैं। 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी। दोस्तों मैं इसका सीधा उत्तर बता देता हूँ, हालांकि इसका सूत्र जो हम पढ़ते हैं MA/CA मल्टीप्लाई 100। तो आपको इसमें सूत्र में इसको रख के निकाल लेना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। दोस्तों इसका उत्तर सीधा बता देता हूं मैं, अल्फ्रेड विन्ने जो है इसके जन्मदाता हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किससे संबंधित है, वुडवर्थ, ऑप्शन 1। निम्न में से एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, ब्रूनर। दोस्तों इसके 3 सही हैं, जेरोम ब्रूनर इसका नहीं होगा, ऑप्शन यानी 4। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, आवश्यकताएं, रटन स्मृति, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। दोस्तों इसका 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी रटन स्मृति। कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है, वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता, निर्देशन। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन 2 अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। शायद इसका देखो दोस्तों मुझे ठीक ठीक याद नहीं आ रहा, शायद स्किनर जो है इसका सही होगा, इससे कोटेशन का उत्तर होगा 2 स्किनर। मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है। दोस्तों अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में से बहुत सारे प्रश्न आए हैं, तो इसका मैं सीधा आपको उत्तर बताता हूँ, ऑप्शन 4 शिक्षा मनोविज्ञान इसका सही होगा। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने की थी, ऑप्शन नंबर 4। टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता, लचीलापन, मौलिकता, धारा प्रभाव, तार्किकता। ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों ये हर सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में सृजनात्मकता से ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब सेकंड ग्रेड में जो भी क्वेश्चन होते हैं फिक्स होते हैं और रिपीटेशन ज़्यादा होता है, तो आप इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तार्किकता इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है, सैद्धांतिक, कलात्मक, सामाजिक तो है, यानी सुडोल कोई जो है ऑप्शन 2 नहीं है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था, उसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, मॉर्गन और मुर्रे के द्वारा। अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है, ये तो खैर आपको वैसे पढ़ते पता चल जाएगा। विशेषता है सहनशीलता है, बाकी तीनों इसके नकारात्मक ऑप्शन है। टर्मन के अनुसार अति उत्कृष्ट रखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। अब इसमें सुपीरियर जो कंटेंट होता है उसकी उन्होंने बुद्धि लब्धि पूछी थी, तो इसमें आरपीएससी ने इसका उत्तर क्या कर दिया है, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग नहीं भाग है, तो ब्रिजेज ने उत्तेजना का भाग माना है संवेगात्मकता का, यानी ऑप्शन 4। बुद्धि का अधिकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, दोस्तों बुद्धि का अधिकारक दिया गया है स्पीयरमैन के द्वारा, ऑप्शन 2। एक कारक और द्विकारक शायद दोनों इसी के हैं, एक कारक अल्फ्रेड बिन्ने, 2 कारक स्पीयरमैन, हाँ भाई 2 हो जाएगा इसका ऑप्शन 2। निम्न में से अभिवर्ती मापन की विधि नहीं है। दोस्तों इसका सीधा उत्तर बता देता हूं मैं आपको, इमोशनल कॉम्पिटिशन स्केल, ऑप्शन 4 इसका सही है। रुचि का कौन सा पहलू नहीं है, जानना, अनुभव करना, गति करना, इच्छा करना और गति करना नहीं है, गति करना, ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि, 2 प्रकार की विधियां होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो शोधन, प्रक्षेपण, प्रतिगमन ये तो है अप्रत्यक्ष, और बाधा निराकरण जो होती है वो कौन सी होती है, प्रत्यक्ष होती है। निम्न में से कौन सा, अब आपके आगे जीके के क्वेश्चन जो वर्ड वाला पोर्शन है उससे आए हैं। निम्न में से कौन सा सॉरी निम्न में से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो दोस्तों माउंट कोसियुस्को, यानी ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। लगभग 2228 इसकी ऊंचाई है ऑस्ट्रेलिया में जो ये पर्वत है, ऑप्शन 2 90 का। पृथ्वी दिवस जिस दिन मनाया जाता है 22 अप्रैल। दोस्तों इसमें सभी जो डेट्स हैं वो ऐसे
महत्वपूर्ण दिनांकों को लेकर, जैसे 16 को मनाया जाता है, 16 दिसंबर नहीं है, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, आपके ओजोन दिवस। 22 मार्च को भी दिवस होता है, 5 जून को पृथ्वी दिवस होता है। तो इस 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है, 22 अप्रैल को जो होता है पृथ्वी दिवस होता है। तो ये सभी जो तारीखें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा। तो आपको ये डेट्स वाला जो है वो आपको देख लेना है। दक्षिणी पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें हैं। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर 3 प्रकार की स्थायी पवनें चलती हैं। बीच में जो चलती हैं वो तो होती हैं व्यापारिक पवनें, फिर इसके ऊपर आती हैं वो आती हैं पछुआ पवनें, और उत्तर में चलती हैं वो कौन सी होती हैं, ध्रुवीय पवनें। तो इसका उत्तर बता देता हूँ, उत्तरी गोलार्ध में जो पछुआ पवनें हैं वो इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3। मलक्का जलडमरू अलग करता है। दोस्तों ये जो कुछ चैनल्स हैं, कुल जलडमरूज हैं, उनको आपको देख लेना है, महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि यहाँ से हर बार सेकंड ग्रेड में हर भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य पूछता है। लास्ट वाली में शायद सुगारू पूछा था कि होकेडो और होन्सू के मध्य कौन सा जल संधि या जल चैनल है, तो वो सुगारू था। यहाँ पे पूछ लिया इन्होंने मलक्का। मलेशिया और सुमात्रा, ऑप्शन 4। कौन सा सुमेलित नहीं है, मिसिसिपी, कुछ नदियाँ हैं और कुछ सहायक नदियाँ हैं। मिसिसिपी, ओहियो बिल्कुल सही है, अमेजन, मडेरा बिल्कुल सही है, मर्रे की डार्लिंग बिल्कुल सही है, होंगो मिन, यानी कि दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 होगा इसका। भारत का अक्षांश और देशांतरी विस्तार, लास्ट ईयर जो भी 2000 हमने पिछला पेपर पढ़ा था 18वां 19 वाला, उसमें राजस्थान का उसने अक्षांश देशांतर पूछा था, अब इसने इंडिया का पूछ लिया है। तो इसका मैं सीधा आपको उत्तर बता देता हूँ कि राजस्थान भारत का है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6, ये तो हो गया आपके अक्षांशीय विस्तार, और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य हो गया आपका देशांतरीय विस्तार, यानी ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। दोस्तों इसका दक्षिण भारत की 2 चोटियां हैं, एक अन्नाईमुडी है और एक दादा बेटा है। तो इसकी सबसे ऊंची कौन सी है, अन्नाईमुडी है। उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती हैं। उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के ऊपर। दोस्तों ये प्रश्न कितनी बार आ गया होगा, तो वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु पे है, जो हमारे कहने का मतलब है नवंबर दिसंबर में जब लौटता हो मानसून जो होता है, नवंबर दिसंबर में यहाँ पे क्या करता है, बरसात करता है। ठीक है। डियोगो गार्सिया द्वीप जहाँ स्थित है, दोस्तों ये आरएस में भी आया था उस समय कि 2-4 एग्जाम में और लगी थी, बार बार ये प्रश्न पूछा था कि डियोगो गार्सिया क्या है। दोस्तों डियोगो गार्सिया एक द्वीप है जो हिंद महासागर में है, और यहाँ पर जो यूएसए है, अमेरिका ने यहाँ पे अपना एक नौसैनिक सामरिक अड्डा क्या किया है, स्थापित किया है, जो एक विवादित है, हिंद महासागर में है, और अमेरिका ने यहाँ पे अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित किया है। गंगा की सहायक नदी नहीं है, गोमती, मानस, घाघरा और सोन। दोस्तों मानस नहीं है, क्योंकि मानस जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र की क्या है, सहायक नदी है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और ये कहाँ पर है, चंबल नदी में है। दोस्तों मैं आपको कुछ इसके महत्वपूर्ण फैक्ट बता देता हूँ। अगर अभी आप सेकंड ग्रेड आरपीएससी से जुड़ी हुई तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आप अगर आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अब तक के जितने भी ओल्ड जो पेपर लगे हुए हैं, ओल्ड पेपर जितने भी लगे हुए हैं, अगर आप उनको ईमानदारी से पढ़ लेते हैं, कहीं पे पढ़ लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे चैनल से पढ़ें, कहीं से पढ़ सकते हैं। जितने भी 17-18 के आसपास जो है कम से कम आपके क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आप उनको पढ़ लेते हो तो आपके 50% सही होने की पूरी संभावना है। उसके बाद में बाकी के जो 50% है वो आप कैसे करेंगे, इन्हीं टॉपिकों के जो टॉपिक हैं उनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप 50 के 50 वो भी ठीक कर सकते हैं। तो यानी कि आपको पूरे बट्टे में से बट्टा नंबर लाने हैं, और बट्टे का मतलब ये हो जाएगा कि आपको सही और एक सिलेक्शन वाले अगर अंक प्राप्त करने हैं, तो इसके जितने प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर पढ़ लो, क्योंकि आरपीएससी में सेकंड ग्रेड में उसी टॉपिक से वापस प्रश्न रिपीट होता है, आए हुए प्रश्न भी रिपीट होते हैं। तो ये आरपीएससी का एक पैटर्न है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, तो आप इसको समझने का प्रयास करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी इसके साथ शेयर करें। थैंक यू। अगले वीडियो में हम दूसरे वीडियो को लेकर जो ग्रुप बी या ए का जो एक पेपर और है 2017 में, उसको लेकर आप लोगों से जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।